नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो राजस्थान की मुख्य भर्ती परीक्षा है, सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है या छत्तीसगढ़ टेट है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो भी प्रश्न करेंगे, ये सभी प्रश्न पिछली किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के आगे एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंड स्टीनर ने, कार्ल मार्क्स ने, पेंटिन एवं मास्ट ने या जेनसिंग ने? तो फ्रेंड्स, मानव रुधिर मतलब मानव खून की जो खोज है, उस वर्ग की खोज है, जैसे ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए ओ, इस तरह से इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके बच्चे, माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, या केवल पति पत्नी? तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में तो सभी जानते हैं कि एकल परिवार का ही चलन है और एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण होता है फ्रेंड कि शुरुआत की आयु में अपने परिवार से, अपने मित्रों से सीखना। एक बच्चा जो होता है उसका सबसे पहला समाजीकरण कहाँ से होता है? उसके परिवार से ही होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनैन दवा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या अनकोना प्लांट से? तो फ्रेंड्स, कुनैन नामक दवा होती है जो प्राप्त होती है सिनकोना प्लांट से, ध्यान रखिएगा। और ये दवा किस बीमारी में यूज़ होती है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुनैन नामक दवा किस बीमारी में यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये जड़ से, तना, फूल या फल? तो फ्रेंड्स, ये किससे प्राप्त होते हैं? ये होते हैं फूल से। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाला जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं और केवल हरे रंग में देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, रात में जो भी जानवर देख पाते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर रात में जागते हैं, वो हर चीज़ को किस रंग में? केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी या ईटियोलॉजी? तो फ्रेंड्स, जीवों के व्यवहार का पूछा गया है, इसका अध्ययन किया जाता है, वो होता है इथोलॉजी के अंदर। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस एक कांटों का पेड़ होता है, सभी जानते हैं, पौधा होता है, इसके कांटों में अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचुड़ी या फाख्ता?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों में अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद है 10% का नियम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 10% का नियम ये पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा कि एक ऊर्जा एक भाग से दूसरे भाग में ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है वो कितने प्रतिशत होती है, तो वो 10% होती है। लेकिन ये 10% का नियम ये किसने दिया था? लिंडमान ने, गोल्डमान ने, बेकमान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये 10% का जो नियम दिया था ये दिया था लिंडमान के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर की उदाहरणों का सहारा लेता है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? मतलब कि एक अध्यापक अगर आलू, चावल, ब्रेड इस तरह के उदाहरण देके बच्चों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या पढ़ा रहा है, क्या बताना चाह रहा है उदाहरणों से? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण? तो फ्रेंड्स ये सभी उदाहरण जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो वो बच्चों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉरिक अम्ल, कैल्सीफॉरेल, थायरोक्सिन या थायमीन? तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसमें विटामिन का नाम दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा थायमीन। लेकिन अगर विटामिन आपसे ABC करके पूछ ले कि इसमें से कौन सा विटामिन चावलों को पॉलिश करने पर समाप्त हो जाता है, तो वो होता है विटामिन B1, और विटामिन B का 1 का ही नाम क्या है? थायमीन। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग वाहक है। डेंगू रोग का वाहक कौन है? एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफ्लीज मच्छर? तो फ्रेंड्स डेंगू रोग का वाहक जो होता है वो होता है एडिस मच्छर होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं बंद होता? फ्रेंड्स ये गाँव नहीं है, ये घाव होगा यहाँ पे, घाव। किस विटामिन की कमी से घाव से चोट लग जाती है तो वहाँ से रक्त का बहना मतलब खून का निकलना बंद नहीं होता? विटामिन A की कमी से, विटामिन B की कमी से, विटामिन C की कमी से या विटामिन K की कमी से? तो ये जो होता है ये होता है विटामिन K की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? तो फ्रेंड्स एक क्वासियोरकर होता है और इसके साथ एक रोग और होता है मरस्मस, ये भी पूछा जाता है मरस्मस। तो ये रोग किसकी कमी से होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी देखिए एक बीमारी है, रिकेटस भी होती है, रतौंधी भी, रेबीज भी। लेकिन अलग समूह से संबंधित है तो इसमें रेबीज होगा, क्योंकि स्कर्वी विटामिन की कमी से होता है, रिकेटस भी विटामिन की कमी से, रतौंधी भी विटामिन की कमी से। लेकिन रेबीज किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, किसी जानवर के काटने से होता है। ये तो आप मुझे बताइए किस जानवर के काटने से होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी? किससे होने वाली बीमारी है प्लेग? तो प्लेग होती है फ्रेंड्स जीवाणुओं से होने वाली बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के मतलब किसी नदी में प्रदूषण के लेवल का माप करना है, जांच करनी है, तो वो किससे की जाती है? ATP, STP, BOD या WPL? तो ये की जाती है फ्रेंड्स BOD से। और BOD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है तो उसका क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना,
अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। मतलब इसमें से पूछा गया, नीचे ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से कौन सी बीमारी कहीं रुका हुआ या जब जमे हुए पानी से होती है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो इसमें से देखिए, अगर पानी कहीं रुका हुआ है या जमा हुआ है तो उसमें जाहिर से मच्छर होंगे, और मच्छरों से कौन सी बीमारी होगी इसमें से, तो ये होती है मलेरिया। अगला प्रश्न है, BOD5 क्या है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, BOD की फुल फॉर्म तो मैंने अभी बताई थी आपको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, और इसमें 5 भी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। एस्किमो एक जाति है, हम सभी जानते हैं, और ये कहाँ रहती है, इग्लू। इग्लू किससे बना हुआ घर होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। लेकिन पूछा है कि निर्माण बर्फ से करते हैं, क्या कारण है, क्यों बनाते हैं। ऑप्शन है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री कीमत अधिक होती है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कि बर्फ़ की जो दीवारें हैं उनके बीच में जो हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए ये लोग बर्फ़ का घर बना के रहते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ता मछली का आवाज़ है। फ्रेंड्स, कुत्ता मछली हमें नाम से एक बार तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये कोई जानवर है, मतलब कोई जीव है, स्थल जीव है, लेकिन कुत्ता मछली एक समुद्री जीव है, और ये कहाँ रहती है, तो समुद्र में रहती है, ध्यान रखिएगा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। हम सभी जानते हैं कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। अगला है, ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है, थर्मोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, या मीजोस्फियर में। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इस तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में भी इनके नेम लर्न करने होते हैं। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये कौन सी मंडल है, तो ये समताप मंडल है, समताप मंडल में पाई जाती है। और अगर एक क्वेश्चन और आता है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो ये भी इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, नाइट्रोजन, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका क्या है, गैस CO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की, या महाराष्ट्र की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम गुजरात जो है सभी जानते हैं, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। गोवा भी, गोवा तो समुद्र के किनारे ही है, और महाराष्ट्र भी। लेकिन राजस्थान जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, तो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है इस तरह से। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। भारत में पूछा जाए ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, जैसलमेर, मेघालय, लद्दाख, या दार्जिलिंग।
तो ठंडा रेगिस्तान जो भारत में पाया जाता है वो है कहाँ पे है, वो है लद्दाख के अंदर। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो हमें ये चारों ऑप्शन में सही बताना है, सही कथन कौन सा है। तो देखिए सबसे इसमें एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8,848 है और ये नेपाल का भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय जाता है। मतलब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। पावलव ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, कोलबर्ग ने कहा है या स्किनर ने कहा है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, ये कहा है किसने, जीन पियाजे ने। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव की होती है, अवधारणा का बनना जरूरी होता है, अन्वेषण की विधियां या उनका सत्यापन जरूरी है, या सभी। तो फ्रेंड्स ज्ञान के निर्माण के लिए ये तीनों ही ऑप्शन जरूरी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 में अगर सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपने साथ साथ आंसर दिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आंसर आपके सही आ रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले। आप ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।